नमस्कार सब टीम, आप सभी का यूपीएससी जागरण में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12 अक्टूबर 2025 को पीसीएस एग्जामिनेशन पे का होना सुनिश्चित है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे कि पीवाईक्यू की हमारी एक सीरीज चल रही है, जिसमें हम 2012 से लेके और 2024 तक के पेपर को कवर करेंगे। अच्छा, ये पीसीएस के अप्रोच से ये पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखेंगे जो कि आरओ एग्जामिनेशन जो मेंस के होने हैं, ठीक है, उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे थोड़ा सा प्री से थोड़ा सा स्टैंडर्ड उसका ऊपर होता है। खासकर आप देखें, अगर दोनों को कंपैरिजन करें तो लगभग क्वेश्चन आप मिलने की संभावना होती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं 120 क्वेश्चन आते हैं जीएस के, तो उसके लिए भी पेपर देखना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने 2012 वाले पेपर को कंप्लीट कर लिया था और 13 वाले पेपर को 50 क्वेश्चन तक देख लिया था। आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, यानी 51 नंबर क्वेश्चन से देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, अभी आपके स्क्रीन के सामने शो कर रहा है, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स का जो परीक्षा है 2013, आप सभी जानते हैं कि 26/6/13 में इसका परीक्षा हुआ था। और आप देखेंगे पूर्णांक 200 का है, घंटे 2 है। ये चीज़ें तो आपको क्लियर होंगी ही, सारी चीज़ें। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपके सामने 51 नंबर क्वेश्चन रिफ्लेक्ट कर रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है क्या? 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आप देखेंगे पीसीएस एग्जामिनेशन में अनुच्छेद से क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष रहेगा। अब वह तरीका क्या क्या हो सकता है? इस तरीके से देखें कि डायरेक्ट पूछ सकता है एक ऑप्शन में सेट करके। सेकंड होता है प्रोविजन कि कुछ चीज़ें दी गई होती, जैसे वित्त आयोग दे दिया गया, चुनाव आयोग दे दिया गया, और विभिन्न जो भी संस्थाएं संवैधानिक बॉडी में हैं उनको दे देगा और फिर उनके अनुच्छेद दे देगा, ठीक है, और आपको मिलान के लिए आ जाएगा। एक ये तरीका है, ठीक, और एक ये तरीका है। अभी तो रिसेंटली में ये अगर आपके सामने देखिए तो 2013 का पेपर है, लेकिन अभी जो अप्रोच चल रहा है वो ये है। ये क्वेश्चन में से ज़्यादा नॉलेज को पूछने का एक दृष्टिकोण ये दिख रहा है, ठीक है। तो आप इसको मान के चलेंगे, एक नए क्वेश्चन अनुच्छेद से होते ही हैं, ठीक है। और चलिए, तो इसका जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो है वो ए होगा 338 और 338 ए, ठीक। अब ये आपके सामने प्रश्न उठता है, ये किस भाग में है? तो भाग 16 में क्या है? 330 से लेके 342 के मध्य कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं, ठीक है। तो उसी के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। आप व्याख्या को भी पढ़ लेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन देखें तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संबंध में अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स ये तो चलो ये ठीक है कि 321 में है, लेकिन अभी इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें इस चीज को समाप्त कर दिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं और 53वां नंबर क्वेश्चन देखें, ठीक। तो क्या कहता है कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत ये चीजें हुई थी। अब आप सभी को पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है उसके तहत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी, लेकिन है क्या वो क्षेत्रीय आधारित था? अब देखिए ये बात का विषय वो कितने उसका व्यापकता था, कितना क्षेत्र तक वो फैला था। कई विचारक तो कहेंगे या कई लोग कहेंगे कि उसके क्षेत्र थोड़े व्यापक थे, लेकिन मूलतः देखेंगे कलकत्ता तक सीमित था। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि आगे का विकास क्रम क्या होता है कि 61 में जो भारत परिषद अधिनियम आता है उसके अकॉर्डिंग मुंबई, कलकत्ता और मद्रास के लिए एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की बात की जाती है, ठीक। और फिर आगे बढ़ते हैं, देखेंगे 54वां क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक, सही है। देखो, अब देखिए आपके सामने है, इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, केवल अपीली क्षेत्राधिकार, केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, ये तीनों है।
और साथ में आप देखेंगे कि पुनर्विचार के लिए भी कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक। तो ये इसका डी हो जाएगा, मूल अपीलीय परामर्श। और साथ में आप देखेंगे पुनर्विचार से संबंधित भी क्षेत्राधिकार इसके पास है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय के देखेंगे कि आप कि दिवस कब मनाया था, तो 28 जनवरी 1950 को, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो उसी के कंटेक्स्ट में था। प्रारंभ में देखेंगे आप कि ये संसद भवन से ही ये संचालित होता था। नरेंद्र मंडल एक भवन था उसी से, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। 55वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की थी उसका सभापति कौन था, ठीक। तो आप देखेंगे ये आप इससे अवगत भी होंगे, डी इसका आंसर होगा, बलवंत राय मेहता जी थे, ठीक। और अब देखेंगे कि त्रिस्तरीय इन्होंने किया था, अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय किया था, ठीक। और थुनन समिति जी ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन करने की बात कही थी, संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है किस समिति ने पंचायत राज को 2 स्तरीय करने की बात की थी, ठीक। किसने 3 स्तरीय की थी और किसने कॉन्स्टिट्यूशनल बनाने की प्रोविजन की बात की थी। तो ये भी क्वेश्चन ऐसे से सीधे सीधे पूछता है, या तो मिलान करने के लिए भी आ जाएगा, ठीक, उनकी विशेषताएं। अब 56वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, तो पंचायत समिति के सदस्य की बात कर रहा है, सदस्य की, ठीक। तो ये प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित। सी इसका आंसर होना चाहिए, ठीक। आप व्याख्या पढ़ रहे हैं। अब देखिए 57वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, संसद की सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई। देख रहे हैं क्वेश्चन का नेचर देखिए, ठीक। इस तरीके से अभी भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। अब देखेंगे आप कि 12 अक्टूबर 2005 को यह देश के सभी भागों में लागू हुआ था, लेकिन आप देखेंगे 15 जून 2005 को भारत के राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किया था। तो आंसर कौन सही हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। 15 जून को राष्ट्रपति की सिग्नेचर होगा। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये भी हो गया कब लागू हुआ था, तो 12 अक्टूबर को, ये ध्यान रखेंगे, ठीक, कब लागू, ठीक। 58 नंबर क्वेश्चन देखें। तो हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की है। भाग के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। भाग से भी ये क्वेश्चन होता है, जैसे अनुच्छेद बता दिया, अनुसूची बता दिया और भाग, इन तीनों पार्ट से देखेंगे आप एक क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष में आपको मिलेगा है, ठीक। अब देखेंगे भाग 9 में इसका प्रोविजन किया गया है, त्रिस्तरीय, ठीक। और भाग 10 देख लीजिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के संदर्भ में है। भाग 11 देखेंगे संघ राज्य संबंध के संदर्भ में है। और 12 देखेंगे अद्वितीय संपत्ति संविदावाद के संबंध में है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आपका 59वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष यानी RIDF के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, तो तुरंत आप अंडरलाइन करेंगे इसको, ठीक। और अब देखेंगे कि इसमें ग्रामीण जलापूर्ति ये भी है, ग्रामीण सड़कें ये भी है, ग्रामीण विद्युतीकरण ये भी है, ग्रामीण उद्योग नहीं होगा, इसका नाबार्ड करता है, ठीक। अब इसको देखेंगे, ग्रामीण उद्योग के संदर्भ में वित्त पोषण जो करेगा वो नाबार्ड के द्वारा किया जाएगा, ठीक। 60वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण यानी LPG के कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, ठीक। तो नई आर्थिक नीति घोषणा की गई थी, प्रधानमंत्री उस समय कौन था, तो आप देखेंगे नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे उस समय, ठीक। और वित्त मंत्री अगर देखा जाए तो मनमोहन सिंह जी थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है ये ड्यूरेशन, काफी आर्थिक कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए। तो 61वां नंबर क्वेश्चन अगर आप देखें तो किसी देश की आर्थिक वृद्धि किसी सर्वाधिक उपयुक्त मापक है, सर्वाधिक उपयुक्त मापक की बात कर रहा है। तो सकल घरेलू उत्पाद ये भी है, शुद्ध घरेलू उत्पाद ये भी है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ये भी है। अब देखेंगे जो प्रति व्यक्ति उत्पाद होता है, ठीक है, ये सर्वाधिक है क्योंकि इसमें जनसंख्या भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक। इस वजह से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है कि राष्ट्रीय सर्वेक्षण 61 के
दौर के आंकड़ों के अनुसार चालू प्रतिदिन स्थिति के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी है लगभग, ठीक। तो अभी देखेंगे आप जो एनएसएसओ की रिपोर्ट है इसको वर्तमान में देख लेंगे क्या बेरोजगारी का आंकड़ा चल रहा है, ठीक। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्विस जो आता है उसमें भी आप देख लेंगे क्या चल रहा है, ठीक। ये मैटर हो गया आपका। अब 63वां नंबर क्वेश्चन देखिए, तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, देखिए फ्रेंड्स, जो भी योजना है, योजना से कम 1 से 2 क्वेश्चन संभावित है आता है, ठीक। हम टू दी पॉइंट जो प्रोग्राम है हमारा, अच्छा एक चीज आपको और बता दें कि हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे टू दी पॉइंट प्रोग्राम चल रहा है। होता क्या है कि जैसे कि आप देखेंगे 12 से लेके 24 तक या उससे और भी जितने भी हमारे पास रिसोर्स 30 साल तक के पीवाईक्यू की, उनको हम देखते हैं, उनका निचोड़ निकालते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना होती है या लगातार क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जा रहे हैं, ठीक, और किस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए टू दी पॉइंट प्रोग्राम में इस सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है और उन्हीं विषयों का चयन किया जो लगातार बार-बार पूछे जा रहे हैं, जिनकी जो पूछने की प्रायिकता है कम से कम 80% से प्लस हो, ठीक है, ये मान के चलेंगे आप। एक-एक क्वेश्चन पे टारगेट किया जाता है। चलिए, अब देखेंगे आपके सामने एक योजना है, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात पूछ रहा है कि उसका ध्येय क्या है, ठीक। तो आप देखेंगे इसका ध्येय, तो आप देखेंगे ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति और जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें इत्यादि थी, ठीक। अब इसकी स्थापना कब हुई, ये भी इम्पोर्टेंट कौन है। देखिए, आप 2001 की प्रारंभ की गई थी, ठीक है, इस योजना को। आप इसको व्याख्या को पढ़ लें। 64वां नंबर क्वेश्चन देखिए, तो स्वाधार योजना है, तो किसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, कठिन परिस्थिति में महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक। इस व्याख्या को पढ़ लेंगे, ठीक, जैसे कि या देख लेंगे ये सारी चीजें, ठीक। आपदा कॉन्टेक्स्ट में जो भी इस समस्या महिलाओं के सामने फेस करनी पड़ती है उसी कॉन्टेक्स्ट में बात की गई थी। और 65वां नंबर क्वेश्चन देखें आप, तो क्या करता है, इको मार्का। अब देखिए फ्रेंड्स कि इको मार्का के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, क्वेश्चन आने की प्रायिकता ज़्यादा होती है, ठीक। पर्यावरण से ये क्वेश्चन उठाया जाता है और आप देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अब है क्या कि इको मार्क योजना 91 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रारंभ की गई जिसका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक है। निम्नलिखित उपभोक्ता उत्पादों में से कौन सा इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है, ठीक। तो आप देखेंगे कि जो भी प्रोडक्ट आप देखेंगे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक, वो सारी चीज़ में लगभग शामिल होंगे। जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि साबुन, अपमार्जक, कागज पदार्थ, स्नेह तेल, ठीक है, पैकेजिंग पदार्थ, ठीक, और पेंट्स हो गया, आपके पाउडर, बैटरी, विद्युत इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, खाद्य, इस तरीके की सारी चीज़ें आप इसको पढ़ लेंगे। अब इसमें एक दिया हुआ है ऑप्शन, औषधि और प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक की बात कर रहा है, ये इसका आंसर होगा, इसमें ये अधिसूचित नहीं होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं कि 66वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नहीं लगाया जाता। तो देखेंगे आप टोल टैक्स जो है वो राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, ठीक, मार्ग कर जिसको कहते हैं, ठीक। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है। तो आप देखेंगे स्टेट बैंक, LIC और GIC और IDBI, तो उपयुक्त सब है। अब इस व्याख्या को आप जब पढ़ेंगे तो आप देख लेंगे कौन कौन सी हैं, जैसे कि IDBI, LIC, IGIC, SBI, जबकि अन्य प्रवर्तक देखेंगे ICIC है, IFCI है, SHCIL है, BII है, कैपिटल मार्केट लिमिटेड है, IL है, FS है। अब इसका मुख्यालय आप जो देखेंगे मुंबई में है और इसकी अनुशंसा किस समिति ने की थी, तो फिरबानी समिति ने इसकी अनुशंसा की थी। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अब इसको देख लें। अब आती बात की इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप देखेंगे इसकी स्थापना आपकी आप देखेंगे इसकी स्थापना 1992 में की गई थी, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। और 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत से निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद समांतर निर्यात नहीं किया जाता है? तो गेहूं भी किया जाता है, चीनी भी किया जाता है, चावल भी किया जाता है। अब देखेंगे आप, दाल जो है ये नहीं किया जाता है। कारण क्या है इसका? कि हम सबसे बड़े उत्पादक भी हैं, उपभोक्ता भी हैं और आयातक भी हैं। जब ये आयातक भी हैं तो साफ है कि निर्यात कैसे किया जाएगा, ठीक? क्योंकि ये प्रोटीन का बड़ा अच्छा स्रोत है, इस वजह से ये सारी चीजें होती है। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, ठीक, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक, को अंतिम रूप से लागू किया गया था। तो आप देखेंगे इसको 2002 में किया गया था। अधिनियम तो 99 में ही आ गया था, ठीक है, और गठन इसका 2000 में किया गया। परंतु क्या था, जो फेरा था ना, तो उससे कुछ मामले लंबित थे। तो जब मामले लंबित थे तो इसको कंटिन्यू किया गया। फिर 2002 में जब मामले खत्म हुए तो इसको फिर लागू कर दिया, ठीक। अब विज्ञान से क्वेश्चन है, देखें फ्रेंड्स, 17वां नंबर क्वेश्चन, टेलीविजन की दूरस्थ, यानी देखिए अब क्या है कि जो रिमोट कंट्रोल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, ठीक। आप अगर समझता हो तो आप इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे तो आपके लिए जल्दी समझने चीज़ होगी। अगर इसी चीज़ को आप हिंदी पढ़ेंगे थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है। अब देखेंगे आप, नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो इंफ्रारेड देखेंगे आप इसे संबंध। फ्रेंड्स एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको प्रैक्टिकली करना हो तो इस चीज़ को देखना हो तो आप अगर रिमोट को अपने आँख के सामने दबाएंगे, ठीक है, उसका जो आगे का एक लेंस होता है बल्ब के टाइप का, तो आप देखेंगे आपको कुछ नहीं दिखेगा। बट यदि आप उसको कैमरे के सामने ऐसे मोबाइल रखें, उस कैमरा और मोबाइल के सामने अगर ऐसे करेंगे दबाएंगे तो कैमरे में आप देखेंगे आपके मोबाइल की डिस्प्ले पे इंफ्रारेड आपको दिखेगा, नीले कलर की लाइट दिखेगी, ठीक। वो नंगी आंख से तो नहीं दिखती है बट कैमरा उसको फोकस कर लेता है, ठीक। 71 नंबर क्वेश्चन देखें, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप देखेंगे क्लोरीन जो है उसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक, बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके साथ में भी आप देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर होगा, इसका भी प्रयोग किया जाता है, ठीक। 72 नंबर क्वेश्चन देखें, तो क्या है यूरो मानक सेकंड है, अभी तो BS6 मानक है, ठीक। तो उस समय के अकॉर्डिंग तो अभी ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन BS6 मानक में क्या है कि सल्फर डीजल में जो सल्फर की मात्रा होगी वो क्या होगी, 10 ppm होगी, ठीक है, अभी के अकॉर्डिंग BS6 में, और वही है मानक क्या है। और 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, ठीक, बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। और ये भी देखेंगे आप, और जो विकिरण होता है इंफ्रारेड, उसी के द्वारा किया जाता है क्या समुद्र की सतह से 400 से 8000 फीट में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होती हैं, ये इंफ्रारेड का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण का ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ठीक, ये चीजें। 74वां नंबर क्वेश्चन देखें, तो एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए उपयुक्त दर्पण कौन सा है? तो आप देखेंगे अवतल का उपयोग किया जाता, क्योंकि कि जो दूर की चीजें होती हैं उनको देखने के लिए आप देखेंगे कि अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे अवतल लेंस का उपयोग कब किया जाता है, जब निकट दृष्टि दोष होता है उसके निवारण हेतु किया जाता है, ठीक। तो एक क्वेश्चन पूछा था अभी हाल ही में RO का जो पेपर हुआ है कि जो फोर व्हीलर की जो हेडलाइट होते हैं तो उसमें किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वहां भी ऑप्शन इसका आंसर उसका आप देखेंगे अवतल दर्पण ही था। आगे बढ़ते हैं और 75 नंबर क्वेश्चन देखें, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक, सही नहीं है। बड़ा ध्यान पूर्वक पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये सारी चीजें, नहीं तो आती हुई चीजें गलत हो जाती हैं, ठीक। अब क्या है कि यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है, ये तो सही है। यह भावनात्मक और पर्यावरणीय दबाव का सामना कर सकता है, ये भी सही है। यह उदासी से लड़ सकता है, ये भी सही है। यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मुल्कों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है, यही इसका आंसर हो जाना चाहिए, टी इसका आंसर हो जाना चाहिए। अब व्याख्या को पढ़ लेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो क्या कहता है, निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा
उपचारित नहीं होता है। ठीक, तो आप देखेंगे कि पित्तज्वार भी होगा, डेंगू होगा, चिकनगुनिया भी होगा। आप जापानी इंटरफ्लाइटिस देखेंगे, ये नहीं। क्यू नाम का एक मच्छर होता है, उसी के प्रजाति के कारण ऐसी चीजें होती हैं। ठीक, खासकर ये दिमाग से संबंधित होती है, वो प्रभावित दिमाग को करता है। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी आता है कि कोई रोग का नाम दे देगा और किस अंग को प्रभावित करता है ये भी देता है। जैसे कि हमने बताया ना, जापानी इंटरफ्लाइटिस जो है, आप देखेंगे कि ब्रेन को ये प्रभावित करता है, दिमाग। 77 नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैविक सूचक है। फ्रेंड देखिए, ये क्वेश्चन हमने 2012 वाले पेपर में भी देखा था, अभी ये चीजें रिपीट करने को मिल रही है। इसका आंसर लाइकेन होना चाहिए। वायु प्रदूषण से संबंधित अगर जैविक सूचक देखें तो लाइकेन होता है। ठीक, आप इसको पढ़ लेंगे व्याख्या को। 78 नंबर क्वेश्चन देखें तो बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक, जैसे मैंने बताया ना आपको, देखिए रोग के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो प्रोटीन से संबंधित यदि बात कर रहा है तो आप देखेंगे मैरास्मस जो है, ये इसका आंसर हो जाना चाहिए, क्योंकि पेलाग्रा या बेरी बेरी कैरिकेट्स, ये सब विटामिन के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती है। अब जैसे देखिए, विटामिन B3 पेलाग्रा है, विटामिन B1 बेरी बेरी, डी है रिकेट्स है, यानी सूखा रोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं और 79 नंबर क्वेश्चन देखिए तो निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा, ठीक, को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। आप देखेंगे होता क्या ना कि ऑप्शन दिए होते हैं, ऑप्शन से ही क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। ठीक, इससे इसी तरीके से जैसे मैंने बताया ना लाइकेन वाला, वो भी इसी तरीके से था। आप देखेंगे ना, ऑप्शन जरूर भी देख लें किससे जुड़ा है, क्या है, इसका आंसर क्या है, व्याख्या को पढ़ लें, गूगल कर लें। इस तरीके से चीजें आपने दिमाग में खुद स्ट्रक्चर बनाए। ठीक, तो ज़्यादा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आप देखेंगे इसका तो है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका आंसर हो जाना चाहिए। रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत का कारण उत्पन्न करता है। आप इस व्याख्या को पढ़ लेंगे। 80वां नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो आप देखेंगे बात कर रहा है, हिंदी पढ़ने में कितना टफ है। ठीक, तो आप देखेंगे कि जो फ्रीज होता है, ठीक, तो फ्रिज में क्या होता है कि आप कोई सामान रखते हैं तो वो क्या होता है कि जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसकी दर को वो कम कर देता है। इस वजह से जो भी सामान आप फ्रिज में रखते हैं वो ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रहता है। ठीक, तुलनात्मक रूप में बाहर रखने से। 81वां नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या कहता है, यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक है और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने वाले पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है। तो आप देखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारे हैं। उसके साथ में आप देखेंगे कि पार्टिकुलर मेथड और यानी PM मेथड, और ये सारी चीज़ें हैं। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए तो वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। तो पैरावैक्निक विकिरण। अब ओजोन किस मंडल में पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक, अब पूछेगा कि ओजोन किस मंडल में प्रदूषक है, ये भी पूछता है। आप दोनों चीज कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक, ये ओजोन किस मंडल में है पाया जाता है सर्वाधिक, और किस मंडल में। ठीक, आप देखेंगे कि ये प्रदूषक का कार्य करता है। जैसे कि आप, मैं मंडल की बात इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल कहाँ पाया जाता है ओजोन, और प्रदूषक ओजोन कहाँ पाया जाता है। ठीक, आप इसको देखेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में सूची दिया गया दो और उसका मिलान करना है। तो जैव मंडल भंडार दिया हुआ है और अवस्थिति दिया गया है। ठीक, मैंने भंडार का मतलब बायोस्फीयर रिजर्व और लोकेशन उसके दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स इसके माध्यम से हम थोड़ा सा ये भी चीज देखेंगे कि एलिमिनेशन कैसे किया जाता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी ठीक है सीधे सीधे रिपीटेड है। ठीक, ये क्वेश्चन तो आप देखेंगे नागरिक जो है वो मेघालय है। अब देखेंगे ए का तीसरा आपको यही मिल गया, पी आंसर आपको मिल गया, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। फिर भी देख लेते हैं। मानस आप देखेंगे आसाम। ठीक, दिबांग देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, अगस्ता मलाई देखेंगे आप केरल,
और आप देखेंगे 84वां नंबर क्वेश्चन, किस स्तर यानी डेसिबल में है से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आप डी देखेंगे, ठीक, यानी 80 डेसिबल। और WHO जो कहता है वो 75 को कहता है कि इससे ऊपर की जो ध्वनि होती है वो हानिकारक मानी। जो नॉर्मल अगर व्यक्ति होता है तो फ्रेंड्स इसमें तो 130 दिया हुआ है, बट आप 120 से ज़्यादा अगर आप सुनते हैं तो बड़ा ही समस्या हो सकती है। अब देखेंगे कि आप 85 से अधिक अगर डेसिबल की ध्वनि सुनते हैं तो व्यक्ति उसमें बहरा भी हो सकता है। अब व्यक्ति पे भी ये चीज़ें डिपेंड करती है कि व्यक्ति का क्षमता कितना है। अगर आप 150 डेसिबल से ऊपर सुनते हैं तो वो व्यक्ति पागल भी हो सकता है, उसकी जो तीव्रता होती है, ठीक ठीक। अब 50वां नंबर क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो आप देखेंगे ऑप्शन के अनुसार तो बायोस्फीयर रिजर्व इसका आंसर हो जाना चाहिए। आप इसको व्याख्या को पढ़िए। 86 नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? ठीक, उत्पादक की बात कर रहा है फ्रेंड्स, यहाँ आप ध्यान देखेंगे तो आप देखेंगे जो ग्रीन प्लांट होते हैं, ठीक, पेड़ पौधे, ठीक, ये उत्पादक घटक के रूप में आते हैं, ठीक। अब ये सारी चीजें उपभोग के हैं, गाय भी घास खाती है, बाघ भी, जानते हैं आप, मोर भी है। तो अब देखेंगे कि पहली बात तो ये देखा जाए कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द को उपयोग किसने किया, तो ऑनेस्ट हाइकल जी के द्वारा ये 1896 में किया गया था। ये भी पूछ रहा है कि किस शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था, किस कॉन्टेक्स्ट में, ये व्याख्या पढ़ लीजिए। 87 नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है कि मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं, यही है। जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेता है। ये जो स्टेटमेंट सही है इसकी व्याख्या भी करता है, यानी इसका आंसर ये हो जाना चाहिए। अब देखेंगे फ्रेंड्स क्या है ना कि जो आप भी देखेंगे कि जो मरुस्थल होता है वो ज़्यादा देर तक एटमॉस्फेयर से गर्मी खींच के अपने पास रखा रहता है, ठीक है। और काफ़ी तेज उसमें आप देखेंगे जो ऑब्जर्व करने की क्षमता होती है काफ़ी अधिक होती है। अब इस व्याख्या को आप पढ़ लेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? अब इस तरीके से क्वेश्चन आप देखेंगे बार बार पूछे जाएंगे, जैसे कि अम्ल वर्षा के कॉन्टेक्स्ट में ग्रीन हाउस गैस देखेंगे, ठीक, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन इसके आंसर हो जाएंगे ग्रीन हाउस गैस के कॉन्टेक्स्ट में। आप इस व्याख्या को पढ़ लेंगे, ठीक। अब ग्रीन हाउस गैस के बारे में देखिए तो आप क्या कहें, जलवाष्प 36 से 70%, कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे 9 से 26%, मीथेन 4 से 9%, नाइट्रस ऑक्साइड देखेंगे 3 से 7%, ठीक। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन का कारण है, ठीक। तो ग्रीन हाउस गैस ये भी, ओजोन परत क्षरण ये भी है, प्रदूषण ये भी है, यानी उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, ठीक। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है, ठीक। तो देखेंगे आप जलवाष्प भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, मीथेन है, और सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं इनकी अपेक्षाकृत यानी तुलना की जाए तो तीनों से तो ये सबसे कम होते हैं। अब इस व्याख्या को आप पढ़ लेंगे, जैसे मैंने पहले भी देखा था, जलवाष्प आप देखेंगे 36 से 70 तक है, कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे 9 से 26% तक है, और आगे बढ़ते हैं और मीथेन देखेंगे 4 से 9 है, ओजोन 3 से 7, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये सारी चीज़ें भी तापमान में योगदान करती हैं वृद्धि के लिए, ठीक, परंतु अपेक्षाकृत उनसे कम है तुलनात्मक। 91वां नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है, ठीक। तो देखेंगे यह मानव अधिकारों की रक्षा हेतु, मानव अधिकार का कोई मैटर ही नहीं। नाभिकीय निःशस्त्रीकरण ये भी नहीं है इसका कोई मैटर। अब यह देखें, यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु, ये सही है, सी इसका आंसर हो जाना चाहिए। अब यहाँ सार्क वगैरह की बात किया है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। देखेंगे कि एजेंडा 21 को 92 में जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था उसी कॉन्टेक्स्ट में ये प्रश्न पूछे गए हैं। आप 92 नंबर क्वेश्चन देखें तो
फ्रेंड्स एक चीज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे लाभ उठा सकें। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं और 92 नंबर क्वेश्चन देखें। अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो आप देखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से ये चीज़ें होती हैं। डी इसका आंसर हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन बार बार प्रत्येक वर्ष इसको रट लीजिए एकदम। जैसे बताया ग्रीन हाउस गैस, अम्ल वर्षा, ठीक, पॉल्यूशन से संबंधित कि वायु प्रदूषक कौन से जैविक हैं, संकेतक हैं, ठीक, लाइकिन है, वो सारी चीज़ें एकदम बार बार हर प्रत्येक वर्ष देखेंगे आप इन सब चीज़ों को घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, व्याख्या आप पढ़ लेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या है कि कुछ शब्द दिए गए हैं, अब उनकी व्याख्या किसने की, यानी सर्वप्रथम उपयोग किसने किया। तो ये चीज़ें भी देखिए मैंने पहले भी बताया था आपको, इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका क्या है। ये देखिए, अब बायोस्फीयर डीजल के संदर्भ में एडवर्ड सुएस हैं। ठीक, ये ही अभी देखिए इसमें पूछा क्या था ना कि कौन सही सुमेलित है। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाना चाहिए बायोस्फीयर डीजल, एडवर्ड सुएस। ठीक, और आप देखेंगे कि इकोसिस्टम देखेंगे ट्रांसलेट के द्वारा किया गया था। इकोलॉजी जैसे पहले ही हमने देखा था, ऑनेस्ट हैकल के द्वारा किया गया था। ठीक, जैव विविधता देखेंगे आप, दासमैन के द्वारा किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और 94 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में से किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है। तो चिल्का को भी है, डोकटक को भी है, केलादे की है, वुलर को भी, यानी चारों के चारों को ये चीजें हैं। ठीक, तभी देखिए डी है आंसर इसका। ठीक, और आगे बढ़ते हैं 90। अच्छा फ्रेंड्स, ये भी देख लेंगे किस सन में इन लोगों को मिला था। हो सकता हो कि आगे क्वेश्चनों में इन सब से, इसी क्वेश्चन से देखिए, अब ये सारी चीजें पूछा गया ना कौन कौन से को दर्जा मिला है, तो इसकी ईयर भी आप देख लेंगे किस ईयर में है, उसकी क्रोनोलॉजी भी देख लेंगे किस इस संबंध में इसको मिला था। और 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में एक, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित है पहली बार। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया, इटावा में किया गया था। ठीक, और 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में IT सिटी की स्थापना की जा रही है। ठीक, तो आप देखेंगे ये लखनऊ में की गई थी। ठीक, इस तरीके से देखिए क्वेश्चन फ्रेम कैसे किए जा रहे हैं। IT सिटी हुआ, ठीक, ये सारी चीजें इस तरीके से फ्रेम की जाती हैं, इस चीज को आप देखें। 97 नंबर क्वेश्चन होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 दिसंबर 2012 को अपने कार्यालयों में उद्योगपतियों और उद्योग संगठनों के सुलभ पहुंच के लिए पत्र कार्ड जारी करने का निर्णय लिया। तो स्वर्ण पत्र था। अब है क्या, ये एंट्री के कॉन्टेक्स्ट में बिना रोक टोक के जो उद्योगपति होते हैं या तो औद्योगिक से संबंधित जो भी गतिविधियां होती हैं, तो उनके जो व्यक्ति होते हैं उनको सचिवालय या सरकारी किसी भी कार्यालय में बिना बाधा के प्रवेश मिल सके, इसी कॉन्टेक्स्ट में सरकार ने किया था। 98 नंबर क्वेश्चन देखें तो 2013 में इलाहाबाद में संपन्न कुंभ मेले निम्नलिखित में से कौन सा दिन शाही स्नान के लिए निश्चित नहीं था। अभी रिसेंटली में कुंभ मेला हुआ फ्रेंड। अब देखिए 2013 में फिर से अगर ये क्वेश्चन आया है तो क्या है, रिपीट क्वेश्चन फिर कर सकता है। ठीक, तो देखेंगे महाशिवरात्रि के दिन में इसमें शाही स्नान की कोई व्यवस्था नहीं थी, और बसंत पंचमी में भी था, मकर संक्रांति में भी था, मौनी अमावस्या को भी था। ये सारी चीज़ें तो आपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप में आपने ये सारी चीज़ों को देखा भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या कहता है, फरवरी 10 में यानी 2013 को कुंभ के दौरान इलाहाबाद में रेलवे स्टेशन पर हुए भीड़ हादसे की जांच हेतु निम्नलिखित में से किसी नामित किया गया। देखिए अब 2000 महाकुंभ, वहाँ पे भी कुंभ हुआ था, वहाँ पे भी भगदड़ हुई थी। तो क्या था, इलाहाबाद का जो फ्लाईओवर था, ठीक है, वो ही टूट गया था, इसमें काफ़ी जनहानि हुई थी। आप देखेंगे कि इसका आंसर ए है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 100वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो स्थान दिया गया है और उद्योग दिया गया है। ठीक, इससे संबंधित है। तो चुट को देखेंगे आप, ये सीमेंट से संबंधित है। तो क्या ए का तीसरा कोई मिल रहा है, ए का तीसरा 2 में है। ठीक, देख रहे हैं 2 में है। अब आगे बढ़ते बाद आप देखेंगे चोरी के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक,
और बी कहाँ देखिए चौथा मिलता है, बी का चौथा किस में है, बी का चौथा यानी सी इसका आंसर है। ये एलिमिनेशन का तरीका होता है दोस्तों, इस तरीके से चीज़ें एलिमिनेट की जाती है, क्योंकि आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में समय कम होता है। आप सोचते हैं कैसे क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी किया जाए, यानी टफ क्वेश्चन पे थोड़ा समय लेना पड़ता है, और जो इजी हो जाए, जल्दी से जल्दी हो जाए, तो उसके क्या है, जल्दी से ही उसको होने के लिए आपको इस तरीके से मेथड अपनाने पड़ेंगे। पहले आप पहला मिलाएं, या आपको जो इसमें से पहले आता होगा, मान लीजिए कि अलीगढ़ का ताला आपने सुना है, ठीक। अब अलीगढ़ का ताला देखिए, अलीगढ़ का ताला तीसरे का पहला कौन है, तीसरे का पहला किसमें है, दो में है। अब आगे बढ़ते हैं, मेरठ में देखेंगे आप कि खेल का सामान होता है, चौथे का अ, दूसरा, ठीक, चौथे का दूसरा आप देखेंगे, यानी डी का दूसरा, तो आप देखेंगे सीधे सीधे सी आंसर मिल गया आपको, केवल आपको ये पता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और 101वां नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं तो कहाँ, झांसी मिलते हैं, ठीक। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने 101 नंबर क्वेश्चन देखा। तो आगे वीडियो में हम समसामयिक से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको मिस मत करिएगा, क्योंकि आप वर्तमान में करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, लेकिन करंट अफेयर किस नेचर से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाएंगे, ये चीज़ें पीवाईक्यू बताता है। अन्यथा तो क्या चीज़ है, आप पढ़ते चले जा रहे हैं, करंट अफेयर को किस दिशा में जाना है, ये सारी चीज़ें आपको पीवाईक्यू ही बताएगा। तो इस वीडियो को तो एकदम करिएगा नहीं मिस, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम 102 नंबर क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करेंगे। और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।